हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। एक टॉपिक हमने क्लास 10th का लेकर के आया है, समांतर श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जबकि इसको हमको 11th में भी पढ़ना होता है और वहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल वहाँ एपी भी होगा, जीपी होगा और भी सीरीज हैं वहाँ पर जो बताया जाएगा। लेकिन क्लास 10th में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाद में बातचीत होती रहेगी। समांतर श्रेणी, तो आप लोग कॉपी पेन रख लीजिए और एनसीईआरटी की बुक भी रख लीजिए, ठीक है। और मैं जैसे से लिखवा रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इससे पहले कि हम समांतर श्रेणी पढ़ें, एक चीज यहाँ पर और जानने की जरूरत है, वो क्या है? अनुक्रम। अनुक्रम, इसकी इंग्लिश क्या होती है? सीक्वेंस। जबकि सीक्वेंस को हमेशा अक्सर गांव में बोलते हैं, कहीं पर भी हो हमेशा बोलते हैं, जैसे कोई सामान बिखरा हो या कुछ भी हो तो आप बताते हैं, कहते हैं अरे यार इसे सीक्वेंस में रखो, क्या इधर उधर फेंके हो, बोलते नहीं बोलते हैं। अगर उसी चीज को हम अनुक्रम कहते हैं तो क्या अनुक्रम वर्ड समझ में आएगा? नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको इंग्लिश वर्ड हमेशा बोलते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे यहाँ पर भी। चलिए पहले बात, अनुक्रम होता क्या है वो बताने जा रहा हूं। तो अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का वह समूह, सब लोग लिख लीजिएगा, संख्याओं का वह समूह जिसको एक निश्चित क्रम में तथा नियमानुसार रखा गया हो। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे, नियमानुसार रखा गया हो। क्या कहलाता है बताइए? अनुक्रम कहलाता है। अब एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं, मैं बोल भी दे रहा हूं, अगर राइटिंग ना समझ में आए तो मैं बोल भी दे रहा हूं, है ना। ये हो गया। तो कह रहा है एक निश्चित क्रम में, क्या कह रहा है? निश्चित क्रम में और नियमानुसार रखा गया हो तो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 3, ऐसे रखा हो 3, 8, 13, 18, 23। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इसको सीक्वेंस में रखा गया है? कैसे? क्योंकि सब में कितना गैप है? 3, 5, 8, 5 का गैप है यहाँ, 5 गैप है यहाँ, 5 का गैप है। कैसे? 3, 5, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 5, 23। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इसको सीक्वेंस में रखा गया है? दिख रहा होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले ली जाए, इसको देखो, इसको भी सीक्वेंस में रखा गया है। 1, 3, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 3, 13, इस तरह के। और अगर ये बोल दिया जाए इसको भी सीक्वेंस में रखा गया है। कैसे? 2, ये 6 आया, इसमें 3 से गुणा किया गया है तो 6 आया। ये 18 कैसे आया? इसमें 3 से गुणा किया गया तो 18 आया। 18 54 कैसे आया? इसमें 3 से गुणा, सब में 3 3 से क्या किया गया? गुणा किया गया। ये भी सीक्वेंस में है, ये भी सीक्वेंस में है, ये भी सीक्वेंस में है। समांतर श्रेणी है कि नहीं इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हमें पहचानना है क्या ये सीक्वेंस में रखा गया है। तो हाँ, ये सीक्वेंस में रखा गया है। अगर एक ये ले ले, बताइए क्या इसको सीक्वेंस में रखा गया? नहीं रखा गया। 3, 4, 7, 4 गैप है, इसमें 5 गैप है, इसमें कितना गैप है? 3 गैप है, इसमें कितना गैप है? 3 गैप है, इसमें 3, इसमें 4। तो क्या इसको सीक्वेंस में रखा गया? नहीं, सीक्वेंस में नहीं रखा गया। सीक्वेंस मतलब क्या हुआ? एक ये निश्चित क्रम में और कोई नियमानुसार रखा गया। नियमानुसार यहाँ पर नहीं है, इसलिए सीक्वेंस नहीं है। इतना समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब इसको आप लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी होता क्या है वो बताने जा रहे हैं।
क्या होगा, ऐसी श्रेणी, सब लोग लिख लें, आराम से लिखिए और एक बार पढ़िए कंप्लीट। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद उसके पूर्व वाले पद में, पूर्व मतलब समझते हो क्या होता है, पहले वाले पद में, पूर्व वाले पद में, समझो बात को, पूर्व वाले पद में किसी निश्चित संख्या से जोड़ने या घटाने पर बनती है क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, संक्षेप में एपी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं, पहले समझो। यहां पर करते हैं क्या कह रहा है, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद उसके पूर्व वाले पद में किसी निश्चित संख्या, क्या कह रहा है, निश्चित संख्या से जोड़ने या घटाने बनती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहां देखो, जैसे मान लीजिए लिखा हो, ये ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। देखो बेटा यहां पर कैसे समझेंगे, देखिए क्या ये समांतर श्रेणी में है, आइए पता करते हैं। अब यहां देखिए, पहले ये 3 तो लिख दिए। अब अगर हम आपसे पूछें ये 7 कैसे मिला होगा, ये 7, 3 की बात छोड़िए, हम पूछते हैं 7 कैसे मिला होगा, तो इसके पूर्व वाले पद में निश्चित संख्या से क्या गया, निश्चित संख्या क्या हो, यहां पर निश्चित संख्या से पूछिए क्या है, पता चल जाएगा अभी क्या है। यहां पर 3 में 7 कैसे मिला, इसके जस्ट पूर्व वाले पद में क्या जोड़ा गया है, 4, इसके पूर्व वाले पद में, पूर्व मतलब पहले वाले पद में 4 जोड़ा गया है, तो क्या होगा 7। 11 कैसे मिला, इसके जस्ट पूर्व वाले पद में क्या जोड़ा गया है, 4। 15 कैसे मिला, इसके पूर्व वाले पद में क्या जोड़ा गया है, 4। 19 कैसे मिला, इसके पूर्व वाले पद में 4। तो कहने का मतलब ये सब चीज पता चल जा रहा है, लेकिन यहाँ निश्चित संख्या क्या है, 4, लेकिन प्रथम पद नहीं पता है। प्रथम पद के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब बता नहीं सकते हैं कि कहां से आया, आपको मानना पड़ेगा। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि मुर्गी आया कि अंडा आया, ऐसे कुछ कहते हैं ना लोग, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर समांतर श्रेणी को पाना है तो हमारे पास 2 चीज होनी चाहिए। क्या, पहली चीज कि प्रथम पद पता चल जाए, बोलो प्रथम पद पता चल जाए, प्रथम पद यहाँ क्या है 3, और निश्चित संख्या पता चल जाए। अभी सब समझाता हूँ, परेशान मत होना है। इसमें प्रथम पद पता चल जाए और निश्चित संख्या पता चल जाए तो हम समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल है और दे दें, इसे मान लीजिए प्रथम पद दे देते हैं आपको, दे दिए 5 और निश्चित संख्या दे दिए, निश्चित संख्या दे दिए, मान लीजिए दे देते हैं 2 दे देते हैं, तो बना लोगे, क्या आएगा बताओ। पहले क्या करेंगे 5, अब 2 इसमें जोड़ो, क्या आएगा बोलो, 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट। बात समझो ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, समांतर श्रेणी को अगर पाना है तो प्रथम पद पता होना चाहिए और निश्चित संख्या पता होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा ना, निश्चित संख्या क्या होता है समझ में आ रहा। यहाँ देखिए 7 कैसे होगा, पूर्व वाले पद में 2 जोड़ दिया गया, 9 कैसे आया होगा 2 जोड़ दिया गया, 11 कैसे आया 2 जोड़ दिया गया, 13 कैसे आया 2 जोड़ दिया, सब में क्या हुआ 2 को जोड़ दिया गया। इतना समझ में आ रहा सबको। अब यहाँ देखिए ये निश्चित संख्या थोड़ा कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है,
तो अभी हम लिखवाने जा रहे हैं इस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, समझ में। एक और दे दें एग्जाम्पल तो आप बता देंगे। प्रथम पद मान लीजिए दे दिया गया, एक दे दिया गया, और निश्चित संख्या दे दिया गया, मान लीजिए 6 दे दिया गया, तो बना लोगे क्या? 6 क्या, मान लीजिए 5 दे दिया गया, छोड़ो 5, तो क्या आएगा 1, फिर क्या करेंगे 5 6, 5 11, 5 16, 5 21, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। बात समझ में है ना? अभी क्वेश्चन बताएंगे, वहां पर भी समझ में आएगा, एग्जाम्पल भी बताएंगे। अब हम आगे बात करते हैं इस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम क्या देते हैं। अब क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ कहेंगे इस निश्चित संख्या को, अच्छा नहीं लग रहा था निश्चित संख्या बार बार कहने पर, तो इसका कोई एक नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या है? इस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, बोलो? सार्व अंतर या सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। ये कहने में अच्छा नहीं लगता है, इसको लोग बोलते हैं सार्व अंतर। इसकी इंग्लिश क्या होती है? कॉमन डिफरेंस। बात समझे ना? इस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्व अंतर या सार्वांतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं या डी से निरूपित करते हैं। डी से क्या कहते हैं, बोलो? निरूपित करते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा किसी को? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ देखिए, जैसे आप अब देखिए, अगर हम दे दें प्रथम पद, याद रखना समांतर श्रेणी को अगर पाना है तो प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद मान लीजिए क्या हो, 5 दे देते हैं, और सार्वंतर पता होना चाहिए। और सार्वंतर का नोटेशन, प्रथम पद का नोटेशन मान लेते हैं क्या है, ए बराबर क्या है 5, और सार्वंतर डी की वैल्यू मान लेते हैं, ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो क्या एक ही बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। पहले 5 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 13 लिखो, फिर 17 लिखो, फिर 21 लिखो। कैसे आया? सब में 4, पहले 5 लिख दिया, और सार्वंतर डी को क्या हुआ, जो इसका नाम ही क्या है, सार्व अंतर। सभी में जो अंतर निकालो, सभी सक्सेसिव टर्म मतलब कोई लगातार दो टर्म के बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। लगातार दो संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सार्व अंतर। नाम ही वैसा है, सार्व अंतर, है ना? तो यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, डी हो गया। अब यहाँ डी अगर हम पूछे, यहाँ प्रथम पद क्या है, यहाँ बोलो, यहाँ ए बराबर क्या है 5, और सार्वंतर डी बराबर क्या है 4। अब यहाँ सार्वंतर का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर सार्वंतर कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे, ये बताने जा रहा हूँ। डी बराबर क्या होगा, अच्छा ये क्या है, इसे क्या कहेंगे पहला पद, इसे क्या कहेंगे दूसरा पद, इसे क्या कहेंगे तीसरा पद। पद की इंग्लिश तो होती है टर्म, तो टर्म को T1 पहला पद, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, A1 पहला पद, T2 या क्या कह देंगे A2 दूसरा पद, T3 या A3। तो हम एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक सबके पास होनी चाहिए, तो उसमें क्या लिखा है A1 A2 A3, और किसी बुक में T1 T2 T3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A3 समझ में आ रहा है? A3 क्या है, तीसरा पद है, A2 क्या है, दूसरा पद है, और A1 क्या है, पहला पद है। अब आगे बता सकते हो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अगला क्या लिख सकते हो, A4 माइनस क्या हो जाएगा A3। अगला बता सकते हो क्या होगा, सब आपस में बराबर होंगे। और अगला बता सकते हो, अगला क्या आएगा, अगला लिख सकते हो A5 माइनस A4 डॉट 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 डॉट। अगर मैं पूछूं लास्ट टर्म बता सकते हो क्या होगा, लास्ट टर्म अगर हम पूछ दें यहाँ पर AN, यहाँ कितने लोग बताएंगे ये क्या होगा। यहाँ 2 है तो 1 कम, यहाँ 3 है
एक कम, यहाँ 4 है एक कम, यहाँ 5 है एक कम, यहाँ an, तो यहाँ क्या कर देंगे एक कम an माइनस 1। तो डी का सही पूछा जाए फार्मूला क्या होता है an माइनस 1। लेकिन हमें क्या करना है, इस पहले एक्सरसाइज में पता क्या करना है कि कौन सा श्रेणी या कौन सा अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए कम से कम 3 टर्म चेक करने की जरूरत है। सही पूछा जाए 2 ही टर्म चेक कर लें तो आ जाता है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th में क्या करना है कि 3 टर्म कम से कम चेक करना है। a2 माइनस a1 चेक कर लो, a3 माइनस a2 चेक कर लो और a4 माइनस a3 चेक कर लो। अगर तीनों बराबर हो जाए तो समझ जाना दिया हुआ अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी में है। अभी क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आएगा सब, चिंता ना करिए। अभी क्वेश्चन लेकर के आता हूं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, आ गया ना। तो कैसे पहचानना है कि कोई अनुक्रम या कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो क्या करेंगे बताओ, a2 माइनस a1 निकाल लेना, a3 माइनस a2 निकाल लेना, a4 माइनस a3 निकाल लेना। अगर सब तीनों आपस में बराबर हो जाए तो समझ जाना दिया हुआ अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी में है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े। 2 प्रश्नावली का हम आर्टिकल बता रहा हूं, तो 2 प्रश्नावली जिससे कि जल्दी समाप्त हो जाए, है ना, क्योंकि अभी इसका एक फार्मूला भी बचा हुआ है। ये नोट हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद और सार्वंतर अगर पता हो तो समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। 2 चीज बताया, क्या बताया, अगर प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो तो समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। दूसरा, अगर कोई श्रेणी में दिया है, कोई श्रेणी दिया है और हमें पहचानना है कि एपी में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस निकाल लेंगे। 9 में से 5 गए, देखो यहाँ 9 में से 5 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 17 में से 13 गए 4, 21 में 17 गए 4, ऐसे चेक कर लेते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब आइए आगे बात करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, है ना। अच्छा, अगर अब मैं कह दूं नोट करके पूछ लो, तो अगर ये बताइए कि प्रथम पद a बराबर, एक और पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, a बराबर मान लीजिए 2 ले लेते हैं और सार्वंतर क्या मान लीजिए, d बराबर ले लेते हैं 3, तो बना लोगे, क्या होगा, AP क्या होगा, कोई बताएगा, 2, फिर क्या आएगा, 3 जोड़ो 5, 3 जोड़ो 8, 3 जोड़ो 11 बन जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि प्रथम पद मान लीजिए A है और सार्वंतर D है, तो क्या AP आएगा, तो बता सकते हो AP क्या आएगा। देखिए क्या आएगा, पहले 2 लिखे, फिर सार्वंतर D 3 है ना, 3 जोड़े 5, तो पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद A लिखेंगे। अब सार्वंतर D इसमें जोड़ो, जब D जोड़ो क्या आएगा, A प्लस D आएगा। जब इसे 3 जोड़ो तो कितना आएगा, 5। अब 5 में फिर 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा, तो इसमें फिर D जोड़ेंगे, क्या आएगा, A प्लस 2D। अब 8 हो गया, अब 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो गया, फिर इसमें D जोड़ो, क्या आएगा, A प्लस 3D। तो ये समांतर श्रेणी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा ना। अब आते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। जनरल, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, जैसा हो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। जनरल टर्म, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहां पर मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए मान लें और सार्वंतर क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, इतना ही। अब आइए, अगर मैं पूछूं कि पहला पद क्या आएगा, तो बताओगे, पहला पद, पहला पद, तो पहला पद क्या आएगा, A1। पहला पद क्या लिखा है, A, प्रथम पद क्या है A और सार्वंतर क्या है D। पहला पद क्या होगा A। अब कोई है दूसरा पद बताइए, दूसरा पद, तो क्या बताओगे, बताओ दूसरा पद क्या आएगा, इसमें D जोड़ेंगे, A प्लस D। नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे भाई सार्वंतर यहाँ देखो ना, सार्वंतर प्रथम पद A 2 दिया है, सार्वंतर D 3 दिया है, तो पहला पद क्या 2, दूसरा पद क्या होगा, 3 जोड़ दिए 5,
तीसरा पद क्या होगा, 3 जोड़ दिए 8, यही था। पहला पद क्या है a, दूसरा पद फिर 4 बनता है, इसमें क्या करेंगे d जोड़ दो a प्लस d। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, फिर d जोड़ेंगे क्या आएगा a प्लस 2d। फिर चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा a प्लस फिर d जोड़ेंगे क्या आएगा 3d। पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, फिर d जोड़ दो a प्लस 4d। अब यहां बात को समझो, अगर यहां तीसरा पद है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तीसरा पद को a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तीसरा पद। चौथा पद को क्या लिख सकते हो, a प्लस 3d है, इसको आप लिख सकते हो, यहाँ 3 इक्विवेलेंट है, a प्लस इसको लिख सकते हो 4 माइनस 1 इंटू डी। इसको बताइए क्या लिख सकते हो, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू। नहीं समझ में आ रहा क्या, सभी लोग को समझ में आ रहा। इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। बात को समझो, एक पैटर्न बन गया। अगर दूसरा पद है तो 2 माइनस 1, तीसरा पद है 3 माइनस 1, चौथा पद है 4 माइनस 1, पांचवा पद है 5 माइनस 1। अगर मैं पूछूं डॉट 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 एनवा पद क्या होगा, क्या पूछें, क्या बताएं, एनवा पद, ठीक है ना। तो पहला पद को हम क्या कहेंगे a1, दूसरा पद को क्या कहेंगे a2, तीसरा पद को क्या कहेंगे a3, चौथा पद को क्या कहोगे a4, पांचवा पद को क्या कहोगे a5, इस तरह एनवा पद को क्या कहोगे an, क्या कहोगे an। पांचवा पद क्या है 5 माइनस 1 है, तो एनवा पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बोलिए, क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है। जस्ट इसके नीचे यहाँ लिख देते, लेकिन वहां दिख नहीं रहा। क्लियर है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ये पांचवा पद क्या होगा a प्लस 5 माइनस 1 डी। छठवां पद क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह देखिए, यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, और एनवा पद है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। सभी लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को व्यापक पद कहते हैं, इसी को एनवा पद भी कहते हैं। बात समझ आना। अभी और समझाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर का एनवा पद क्या आया, ए एन बराबर क्या आया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बात को यहां समझिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब यहां देखिए, यहां an इसे क्या कहेंगे, जहां a क्या है बोलो प्रथम पद, b क्या बोलो सार्वंतर, और n क्या है पदों की संख्या। बात को समझो, पदों की संख्या, और an क्या है एनवा पद है। बात समझा ना। तो एनवा पद को क्या कहते हैं, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a क्या है प्रथम पद, d सार्वंतर। n पदों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। an और n में अंतर क्या है, देखो जैसे मान लीजिए लिखा हो ये, अगर मैं कहूं कि पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या है 1 2 3 4 5, n बराबर 5, 5 n क्या है, n यहाँ पर क्या है 5 पदों की संख्या, 1 2 3 4 5, और पांचवा पद क्या होगा a5, क्या होगा 14। यही अंतर है। n और n और an में अंतर समझ में आ रहा है, यहां लिख दिया जाए। अच्छा बताइए सातवां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर क्या है 7, और सातवां पद की वैल्यू क्या है 20। बात समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, बस थोड़ा सा और बता के फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब मान लीजिए ये देखिए, इसे क्या कहोगे पहला पद, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा पद, इसे एनवा पद। अब इसके आगे नहीं लिखा, तो इस एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं। तो एक नोट करके लिखवा देते हैं, इस एनवा पद को अंतिम पद भी कहते हैं। इस एनवा पद को क्या कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म, ठीक है ना।
इसे L से करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। तो जो nवां पद का फार्मूला होगा वही क्या हो जाएगा, अंतिम पद का भी फार्मूला हो जाएगा। अब यहां एक चीज और बता दूं, इन चारों में कोई तीन मिल जाए, कोई तीन मतलब A मिल जाए, D मिल जाए, N मिल जाए तो AN निकाल लेंगे, या AN मिल जाए, N मिल जाए, D मिल जाए तो A निकाल लेंगे, या A मिल जाए, AN मिल जाए, N मिल जाए तो D निकाल लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, इन चारों में कोई तीन राशि पता हो तो चौथी राशि अपने आप निकाल लेंगे फार्मूले से। वैसे यहां पर भी A क्या है बोलो, A क्या है, प्रथम पद, N क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, और D क्या है, सार्वंतर, और L क्या है, अंतिम पद। इसी तरह यहां पर भी अगर चार पद हैं, चार चीज हैं, L है, A है, N है, D, इन चारों में कोई तीन पता हो जाए तो चौथा निकाल लेंगे फार्मूले से। वैसे यहां पर भी है। ये रहा पहले दो एक्सरसाइज का आर्टिकल। अब हम शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो कुछ बचा होगा बताएंगे, वैसे हम बता चुके हैं। फिर अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। अब ये प्रश्नावली 5.1 में पहला क्वेश्चन बाद में बताएंगे, वीडियो के इस लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। पहले हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, तीसरा बताते हैं, चौथा बताते हैं, फिर उसके बाद पहला बताते हैं। पहला लेक्चर में यही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसके बाद ये सब बताने के बाद पहला क्वेश्चन पाते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है, लेकिन पहले हम आपको थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमने पढ़ाया है वो भी चीज़ है। अभी सब शुरू करते हैं, ठीक है ना, परेशान मत होइए, हम हर चीज आपको बताएंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले टू बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसे क्या कह रहा है, बहुत आसान है ना, आसान पहला वाला भी है, लेकिन उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको बताएंगे। पहले दूसरा तीसरा चौथा बता दें, फिर पहला बताते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए ए बराबर क्या लिखा है, 10 लिखा है, और साधारणतः डी की वैल्यू क्या लिखा है, 10 लिखा है। दोनों प्रथम पद भी 10 है, प्रथम ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर। कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, दिया हुआ है। तो यहां देखिए, तो अगर प्रथम पद ए दिया हो 10 और सार्वंतर 10 दिया हो, तो श्रेणी क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या होगा, डायरेक्ट हम अगर कहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। A1 बराबर क्या होगा, 10। दूसरा पद क्या होगा, A2 बराबर क्या आएगा, A प्लस डी, जो होता है ना, जोड़ देते ना, तो क्या आएगा, 10 प्लस 10 बराबर क्या होगा, 20। A3 क्या आएगा, A प्लस 2D। अरे भाई ऐसे भी समझ सकते हो, अगर प्रथम पद पता हो, सार्वंतर पता हो, तो क्या आएगा, 10, फिर क्या आएगा, 20, 10 जोड़ते जाएंगे, सार्वंतर 10 है, 30, 40, 50, ऐसे करते चले जाएंगे ना। अभी बताया हूं, प्रथम पद पता हो, सार्वंतर पता हो, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, पहला पद लिख दीजिए और सार्वंतर जोड़ते चले जाओ। इसमें 10 जोड़ो 20, इसमें जोड़ो 10 30, इसमें 10 जोड़ो 40, इसमें 10 जोड़ो 50, ऐसे। या ऐसे भी पहला पद क्या है, 10, दूसरा पद क्या होगा, A प्लस डी, तो क्या आएगा 10, और ये क्या आएगा, A प्लस A कितना है, 10, और 2 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है, 10 ही है, तो क्या आएगा, 10 प्लस 20 बराबर क्या होगा, 30, और A4 क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, 3D, तो क्या आएगा, A 10 प्लस 3 गुणे 10, A और D का मान रख दो, 10 क्या हो जाएगा, 30 बराबर क्या हो जाएगा। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, अतः एपी के प्रथम 4 पद, क्या बच्चों समझ में नहीं आ रहा है क्या, 4 पद क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40। आगे एक चीज और मैं बता दूं, जैसे एनवा पद का फार्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता ना। पहले बात को समझो, ये एनवा पद का फार्मूला है,
अगर मैं कहूं, यही पर समझ लो, अगर मैं कहूं पांचवा पद बताइए, तो n की जगह 5 रख देंगे, पांचवा पद हो गया। यहाँ क्या आएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, क्या आएगा a प्लस 4d। अगर कोई कहे तुमसे नौवां पद बताइए, तो क्या आएगा, n की जगह 9 रख देंगे, 9 रखो यहाँ पर, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, क्या आएगा a प्लस 8d। अगर कहें 15वां पद बताइए, क्या होगा, नहीं निकाल पाओगे, a 15 क्या आएगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, कितना आएगा। अगर कहें हम तीसरा पद बताइए, तो तीसरा पद नहीं बता पाओगे, a3, यहाँ 3 रख दो, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर तीसरा पद कहे तो क्या आएगा, a प्लस 2d, एक कम कर देते हैं, पांचवा पद क्या आएगा, a प्लस 4d, 10वां पद क्या आएगा, a प्लस 9d, एक कम कर देते हैं, फार्मूला n माइनस 1। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। कोई कहे 20वां पद बताइए, तो 20वां पद क्या आएगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा a प्लस 19d हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना। ऐसे तो बहुत टफ है क्या, a2, दूसरा पद क्या आएगा a प्लस डी, तीसरा पद क्या आएगा a प्लस 3 माइनस 1, मतलब क्या होगा a प्लस 2d। अब चाहे जैसे करिए, चाहे आप डायरेक्ट प्रथम पद पता है, सारवंतर पता है तो ऐसे लिख लीजिए, या आप ऐसे लिखेंगे तो और समझ में आएगा। रख डालो भाई, nवां पद का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं कहूं a2 क्या होगा, 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। अगर कोई कहे 50वां पद बताइए, 50वां, a प्लस 50 माइनस 1 क्या होगा, 49d हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। 25वां पद बताइए, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 24। जितना पद का है एक कम कर दो, बस हो गया। समझ में आ रहा है। 12वां पद बताइए, a प्लस 11d, 12 से एक कम कर देंगे, 11 हो गया। बात समझ में आ रहा है। 8वां पद बताइए, a प्लस 7d, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ऐसे और सवाल हैं, जैसे मान लीजिए ये लिखा हो, तीसरा सवाल या तीसरा कुछ भी ले लीजिए, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा a बराबर क्या लिखा है, -2, d बराबर क्या है, 0। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद a1 बराबर क्या आएगा, a1a, प्रथम पद क्या है, -2। दूसरा पद क्या होगा, a2, a प्लस d, तो क्या आएगा, -2 प्लस 0, -2 हो जाएगा। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d, समझ में आएगा ना, रट गया होगा। ये क्या आएगा तीसरा, a -2, 2 इंटू 0, तो क्या आएगा, -2। a4 क्या आएगा, बोलिए बोलिए क्या आएगा, a4, a प्लस 3d, तो क्या आएगा, a की वैल्यू -2, 3 इंटू 0, तो क्या आएगा, -2 प्लस 0 मतलब -2। आता है AP के प्रथम 5 पद क्या है, AP के प्रथम 5 पद, प्रथम 4 पद क्या आएगा, -2, -2, -2, -2। कांस्टेंट सीरीज है ये, कांस्टेंट सीरीज है ना ये। यहाँ बात समझ में आ रहा है। और देखते हैं, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ये। तीसरा क्वेश्चन है, इसका क्या लिखा है, a बराबर 4, d बराबर -3। कर लेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका श्रेणी। प्रथम 4 पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद a1 बराबर क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। और a2 क्या होगा, a प्लस डी करके आओ, है ना। a3 क्या होगा, a प्लस 2d करके आओ। और a4 क्या होगा, a प्लस 3d करके आओ। सभी लोग करके आएंगे ना। यहाँ क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, 4, d की वैल्यू क्या है, -3, यहाँ रखेंगे तो -3 बराबर क्या होगा, 1। यहाँ क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, 4, और d की वैल्यू क्या है, 2 गुणे -3, तो क्या आएगा, 4, और 2 गुणे -3 क्या होगा, -6 हो जाएगा, और बराबर क्या होगा, -2। यहाँ क्या होगा, a प्लस a क्या है, 4, 3 गुणे -3 गुणे d की वैल्यू क्या है, -3, तो क्या आएगा, 4, -9, -5। अतः AP के प्रथम 4 पद, शुरुआत के 4 पद क्या आएगा, 1 आया, 4 आया, फिर 1 आया, फिर -2 आया, फिर -5। ऐसे भाई सब लोग कर लेंगे। हाँ, तीसरा बना लेंगे, कर लेंगे ना। आप लोग करिएगा, नहीं आता तो आप हमको बताइएगा। अच्छा, पांचवा कर दें क्या, पांचवा देखो,
चौथा भी कर देते हैं। ए बराबर क्या है -1, डी बराबर क्या है 1/2। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा -1 A1। दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है -1 और डी की वैल्यू क्या है हाफ। एलसीएम लेना आता है, ले लीजिए, 2 हो जाएगा, 1 2 के 2 -2 +1 -1/2 हो जाएगा। A3 बताइए क्या होगा a प्लस 2d। तो क्या होगा a की वैल्यू क्या है -1, ये प्रथम पद है ना, प्रथम पद क्या है -1 है A1 है ना। और यहाँ देखिए a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या आएगा -1 और 2 1 2 1 और 0 हो जाएगा। चौथा पद क्या होगा A4, बोलिए A4 क्या आ जाएगा a प्लस 3d। क्या आएगा a कितना है -1 3 d कितना है 1/2, तो कितना आएगा -1 3/2। एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, -2 + 3 बराबर क्या होगा 1/2। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा, एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा बोलिए -1 -1/2 0 और 1/2। सबके समझ में आ रहा होगा। एक और बताते हैं पांचवा क्या है, ए की वैल्यू क्या है -1.25 और डी की वैल्यू क्या है -0.25। दशमलव से डरना नहीं है। तो यहाँ प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद A1 क्या है -1.25। दूसरा पद क्या होगा अरे भाई प्रथम पद क्या है A है ना, A क्या है -1.25। A2 क्या है a प्लस डी। ए कितना है -1.25, डी कितना है माइनस हो जाएगा -0.25। दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, क्या आएगा -1.50। जोड़ लोगे ना सब लोग। हाँ अब आइए दूसरा पद हो गया। तीसरा पद क्या होगा A3 a प्लस 2d। a प्लस 2d a कितना है -1.25 2 और डी की वैल्यू क्या है -0.25। ये क्या आएगा -1.25, ये क्या होगा माइनस और 2 से गुणा करो 50 हो जाएगा 0.50। जोड़ दो क्या आएगा, गुणा करने में खाते जुड़ जाए, गुणा करने में जुड़ जाए, सॉरी दोनों माइनस है जुड़ जाएगा, -1 क्या आएगा 75। A4 निकालोगे a प्लस 3d ऐसे करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर बताते हैं। नहीं आप लोग के दिमाग में होगा कि 1 क्यों छोड़ा गया है, 1 आसान है भाई, ऐसा नहीं है, 1 ही लेके चलते हैं। 1 क्या लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपये है। तो कहने मतलब क्या हुआ, कह रहा भैया एक टैक्सी है मान लीजिए, अब टैक्सी का जो किराया है वो कह रहा भाई देखो अगर पहला 1 किलोमीटर चलोगे, यहाँ से 1 किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपये लेंगे, उसके आगे आप हर किलोमीटर पर 8 रुपया देना है। तो बताइए क्या ये एपी में है कि नहीं, ये बताना है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो प्रथम किलोमीटर किराया कितना है बताओ, शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ऐसे बोल दिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया क्या है, किलोमीटर का किराया कितना है बोलो, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना दिया है 8 रुपये है। तो पहले किलोमीटर किराया 15 है, अब अगला किलोमीटर जब चलोगे तो कितना होगा 8 रुपया, और तो क्या होगा 15 8 23, तो 2 किलोमीटर जो चलोगे तो 23 रुपया देना पड़ेगा। पहला किलोमीटर का 15 और फिर अगला किलोमीटर चलोगे 8 रुपया, तो टोटल कितना दूरी हो गई, टोटल 2 किलोमीटर, तो कितना होगा 15 8 23, फिर अगला 8 रुपया लग रहा है और
फिर 8 जोड़ दो, 23 8 31, फिर 8 जोड़ दो, क्या आएगा 31 8 39, फिर 8 जोड़ दो, क्या आएगा 47। नहीं समझे? पहले आप प्रथम 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा 23 रुपये, मतलब 2 किलोमीटर चलोगे, 3 किलोमीटर चलोगे टोटल कितना होगा 31। कैसे समझ में आ रहा ना? पहले किलोमीटर किराया 15 है तो 8 रुपया जोड़ते चले जाओ, जहां तक पहुंचना हो 10 किलोमीटर चलना हो तो पहला किलोमीटर 15 जोड़ लो, फिर दूसरा क्या होगा 8 8 8 8 जोड़ते चले जाओगे, जितना होगा उतना आप दे देना पैसे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या ये एपी में है कि नहीं ये पहचानना है। तो एपी पहचानने के लिए सार्व अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 निकाल लो, और ऐसे कह सकते हो D1, चलिए सर A2 माइनस A1 निकाल लो, निकालोगे A3 माइनस A2 निकाल लो, फिर क्या निकालोगे, या ऐसे चेक कर लो, ऐसे ही दिख रहे हैं। A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, एक और लिख दो A4 माइनस A3। 3 निकालो, अगर समांतर श्रेणी पहचानना हो तो 3 कम से कम निकालिए। बात को समझ पा रहे ना? तो आइए समझ, चलिए करते हैं। A2 कितना 23, A1 कितना है 15 पहला पद, ये दूसरा पद है। A3 तीसरा पद क्या है 31, A2 कितना है 23, और A4 कितना है 39, और A3 कितना है 31, है ना? तो क्या आएगा बताओगे? इतना क्या आएगा 8 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 31 में से 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब बराबर है, सारा अंतर बराबर है आता है। दिया हुआ श्रेणी क्या है एपी में, बताइए समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पहला सवाल समझ में आया? ठीक है, आइए दूसरा सवाल बताते हैं। हमको पहले ही बता देना चाहिए था आप लोग, हमने सोचा कि पहले वर्ड प्रॉब्लम बाद में बताएं, लेकिन चलिए ठीक है, यूट्यूब है ना, इसको 2 बार 3 बार देख सकते हो आराम से। तो चलिए बताते हैं आगे। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार हर बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए एनसीईआरटी में वी माना हुआ है, वी माना है, वी नहीं मानते हैं, अब आपसे कर रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं। पहले हम कह देते हैं बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है। तो पहले मान लेते हैं बेलन में, माना बेलन में हवा की मात्रा आयतन है ना, हवा की मात्रा मतलब आयतन की है, मतलब मान लेते हैं 1 है। अभी बस इतना हमको समझना है कि एपी में है कि नहीं, ऐसा करना है बस, हो गया। ठीक है ना? हवा कितना निकाल रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार हर बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले बात सुनो, हवा पहले बताओ, शुरू में हवा की मात्रा कितना था 1 था, अब हवा कितना निकाल रहा है बोलो, हवा कितना निकाला जा रहा है, क्योंकि हवा निकाला जा रहा है कितना, हवा निकाला गया है 1/4 भाग, 1/4 भाग। अगर हवा 1/4 निकल गई है तो शेष हवा कितनी बची? अच्छा, हवा की मात्रा क्या है 1 है, तो हम पहले मान लेते हैं ए बराबर क्या है, पहला 1 मान लेते हैं, पहला पद A1। बात समझ में आया ना? अच्छा, हवा निकाला गया कितना, हवा निकाला गया कितना 1/4 भाग, हवा 1/4 निकाला गया तो कितना हवा बची, हवा कितना बचा कितना बताइए, 1 माइनस 1/4। अरे भाई मान लीजिए अगर 15 रुपया है और इसमें से 3 रुपये निकाल लो तो कितना बचेगा, तो 3 घटा देंगे कितना होगा 12 बचा। तो यहाँ क्या करेंगे, एक मान लेते हैं 1/4 हवा भाग निकाल दिया तो कितना बचा, ऐसे ले लो, बराबर क्या होगा 3/4, ये क्या हो जाएगा A2। ये हवा बची, जितना हवा बच रही है 1/4 निकाल दिया जा रहा है, 1/4 क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए
हवा कितना निकालेगा बताओ? हवा निकाला गया किसका? किसका 1/4? जितना बची, ये हवा बचा है, 3/4 का 1/4 भाग निकाल लिया गया। कितना आएगा? 3 कम 3 4 चौक 16। नहीं समझ में आ रहा है क्या? जितना हवा बचा उसका 1/4। जैसे मान लीजिए 20 बचा, 20 रुपये बचा, मान लीजिए 20 रुपये बचा। अब 20 का 1/4 कितना होगा? तो 20 का 1/4 तो क्या लिखोगे? 20 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा? 5। 5 निकल गया। ऐसे तो करोगे 4 5 20। 20 का 1/4, यहाँ कितना बचा? 3/4। 3/4 का क्या होगा? 1/4 क्या होगा? 3 कम 3 4 चौक 16। ये हवा क्या निकला? अब हवा कितनी बची? हवा बचा कितना बचा बताओगे? इतना बचा था, इतना हवा निकल गई। अब क्या करेंगे? 3/4 में से 3/16 घटा देंगे। ऐसे में क्या हो जाएगा? इसका 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 3 12। और एल्सियम लेना आता ना, 4 और 16 का एल्सियम 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 3 12 और 16 कम 16 3, 12 3 के 9/16। इतना हवा बचा। अब हवा निकाला गया, कितना हवा निकली बताइए? हवा कितना निकल गया? अब बस करेंगे? बस हो गया, इतना ही बहुत है। अब बताइए अतः क्या हो जाएगा? अतः अनुक्रम या श्रेणी। अभी हम एपी नहीं कह रहे हैं, अभी हम एपी नहीं कह रहे हैं, श्रेणी लिख रहा हूं। क्या होगा? पहला 1 हो गया, फिर 3/4 हो गया, फिर 9/16 हो गया, फिर डॉट डॉट कर रहे हैं। अब हमें पहचानना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो आइए देखिए, सारांश निकाल लो। पहले इतने चेक कर लें, दो ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर A2 - A1 बराबर A3 - A2 कितना आएगा बताओगे? A2 कितना? 3/4 - 1 और 9/16 - 3/4। समझ नहीं आ रहा क्या? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? ये आएगा, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस, अरे क्या होगा? 1 चौको 4 4 बराबर 16 एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 16 9 और 4 चौक 16, 4 3 12, ये क्या आएगा? ये -1/4 हो जाएगा। 3 में से 4 गए -1 और 9 में से 12 गए -3 बटे क्या होगा? 16। ये बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर है? और मैथ मान लो कैंसिल कर दो। क्या 1/4 3/16 बराबर है? नहीं, 1/4 3/16 बराबर नहीं है। अतः क्या लिख दोगे? दिया हुआ, बोलिए, श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इतना दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? नोट कर लीजिए इसको। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत खोदा जा रहा है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपये है ना? और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए यहाँ पर क्या, प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है? 150 रुपये। शुरू में कितना लग रहा है? 150 रुपया। फिर उसके बाद कह रहा है अगला मीटर जब खोदोगे तो कितना पड़ेगा? उसको 50 रुपया बढ़ेगा। फिर अगला मीटर खोदोगे, जितना मीटर खोदोगे उतना 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ एक्स्ट्रा रुपया लगेगा। तो क्या होगा? पहले 150 कर देंगे, फिर 50 पहला मीटर, फिर उसके बाद अगला मीटर जब खोदोगे तो कितना हो जाएगा? 50 जोड़ दो 200, फिर अगला मीटर जोड़ोगे खोदोगे तो क्या आएगा? 250, फिर 300, फिर डॉट डॉट डॉट। यही है ना? बोलो, यही चीज है। तो अब यहाँ पर चेक कर लो, सार अंतर चेक करो। डी बराबर
क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। कभी कभी जब दो बराबर हो जाते हैं तो अगला तीसरा चेक करने की जरूरत होती है। कभी कभी दो बराबर हो गए और तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ तक ही बराबर दिख रहा है। यहाँ 200 माइनस 150 हो जाएगा, तीसरा पद क्या है 250 माइनस 200 हो जाएगा, और चौथा क्या है 300 माइनस क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। ये कितना आया, ये आया 50, ये कितना आया 50, ये कभी कभी जानते हो प्रथम दो बराबर हो जाता है, ये वाला बराबर नहीं होता है। जब बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा, तो यहाँ पर इसलिए 3 लिख दिया हूँ। उस वाले में 2 ही लिखा था क्योंकि पता चल गया था कि एपी में नहीं। अब ये चौथा है, क्या लिखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन रुपए 10,000, कितना है 10,000, की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करती है। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग को पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो बाद में पढ़ाया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये उधार ले लिए, है ना, किसी सेठ से 100 रुपये उधार ले लिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगाया तो 100 रुपये का मान लीजिए जो भी ब्याज लगा, मान लीजिए 10% ब्याज लगा दिए, 100 का कितना होगा 110। अब अगले साल क्या होगा 110 पर क्या लगेगा ब्याज लगेगा। फिर जो ब्याज दूसरे साल लग गया, फिर ब्याज को जोड़ेंगे, ब्याज पर ब्याज, फिर ब्याज जोड़ेंगे, फिर जितना अमाउंट होगा फिर उस पर ब्याज लगाएंगे। इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत खतरनाक ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन धन दर बटे 100 घाते समय, ये होता है, क्या होता है ये ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100। मूलधन मतलब जो अमाउंट दिया हो, जो अमाउंट क्या है दिया हो, है ना। तो क्या होगा प्रथम वर्ष बाद क्या होगा, पहले वर्ष बाद ब्याज क्या आएगा बताओगे, पूरा कितना आएगा, मूलधन कितना है 10,000, 1 प्लस क्या आएगा 8, दर कितना 8%, 8 बटे 100 घाते समय क्या होगा 1। 2 साल बाद दूसरे वर्ष बाद क्या आएगा 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 के घाते 2। 3 वर्ष बाद क्या आएगा, बस पहचानना है, ये सब आता होता है नहीं ज्यादा। क्या आएगा 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 घाते 3। तो देख रहा है साफ साफ कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। अगर इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है एपी में नहीं है। 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100, कौन सॉल्व करे इसको, बस समझना है, बस हो गया। डाट 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 डाट, अब इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, तो समझ जाए ये दोनों बराबर कभी बराबर नहीं होगा। बहुत ब्याज में बहुत अंतर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको बहुत अंतर आएगा। अगर इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ही अंतर होगा। बराबर होने कोई चांस नहीं है, आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब ये एपी में नहीं। तो क्लास 10th में ये पहला लेक्चर था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।